ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। नोटेशन फॉर कंडक्टेंस इज कैपिटल जी। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कापा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, मेजर किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली और उसमें कितना रेजिस्टेंस था वो मेजर किया हमने बाय यूजिंग दैट मीटर ब्रिज, और फिर हमने उस रेजिस्टेंस को यूज करते हुए ये सारी टर्म हमने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग डिफरेंट रिलेशंस। तो अब हमारा जो टॉपिक वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने यूज की थी उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, या फिर कंसंट्रेशन का, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है उस रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस या उसका जो कंडक्टेंस है वो कैसे अफेक्ट होता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो दैट इज आवर टॉपिक टुडे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, कभी ना कभी आपको एमसीक्यूज में भी मिलेगा, आईआईटी, जेई, एम्स में असर्शन रीजनिंग में भी ये मिलता है, और बोर्ड के एग्जाम में भी ये आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स में आता है। तो वो देखेंगे कि कैसे है। तो पहले एक दो चीजें जो आपको जाननी है, पहले तो मैं यहीं से बता दूं कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब होता है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना, या किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करना इज डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर ये कंसंट्रेशन को कम कर देगा किसी भी सॉल्यूशन की। ऐसे समझ लो जैसे कि ये मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल क्या है, NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन मतलब इसमें सॉल्वेंट और डाल दिया, सोल्यूट नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्वेंट डाल के, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, कितना, 2 लीटर कर दिया। अब अभी भी 1 मोल ही है, वो तो 1 मोल ही है, किसमें, 1 मोल पर अब कितने लीटर सॉल्यूशन में, 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो अब 1 लीटर में कितने हो गए, 0.5 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देख सकते हो कि कंसंट्रेशन कम होगी सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर। तो डाइल्यूशन की वजह से हमेशा कंसंट्रेशन कम जाएगी। तो कोई तुम्हें कहे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो भी वही बात है, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन कम होती है। मैं यहां लिख देता हूं, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ये दोनों बात एक ही है, डाइल्यूट कर दिया या कंसंट्रेशन कम कर दी, और कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो डाइल्यूशन कम हो गया। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी बात आती है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा। याद रहे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन is directly proportional to number of ions in electrolytic solution। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही कंडक्टेंस भी होगा। तो कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे। क्लियर है। एक चीज और याद क्या रखनी है आप लोगों ने, लैम्बडा m नॉट, ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, या फिर इसका एक और नाम भी है, दैट इज दी और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या मतलब है इस बात का, ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं ये यूज करूंगा अभी।
तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस हैविंग very small amount of या फिर negligible amount of electrolyte, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। जैसे समझ लो एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक डाला तुमने और एक बकेट में एक चुटकी नमक डाला, तो आप देखेंगे कि पानी में तो हो सकता है आपको नमक का टेस्ट आए, एक गिलास पानी में तो नमक का टेस्ट आए, पर अगर आप बकेट में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें नमक डला भी हुआ है कि नहीं। वजह क्या है कि वहां पर नमक तो है पर उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो जहां पर कंसंट्रेशन किसकी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो वो है उस टाइम पे ऐसे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये मैं टर्म यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर दिया यहां पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। सिर्फ जी की बात करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस जो है मैं वहीं पे लिख भी चुका हूं, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही डाइल्यूट करोगे, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस बढ़ता है, सीधी सी बात है, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो सवाल है क्यों? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन the dissociation of electrolyte increases। जैसे ही आप पानी डालोगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू increase in number of ions and hence conductance increases, कंडक्टेंस बढ़ेगी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आप सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हैं तो वो तो पहले ही पूरे के पूरे आयंस में टूटे हुए हैं, डिसोसिएटेड इनटू ions almost completely even at low concentration, even at low dilution। जब तुमने उसमें कम सॉल्वेंट डाला है तो भी वो पूरा टूटे हुए हैं, तो फिर उनमें आयंस कैसे बढ़े? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूशन डिक्रीजेस दी, क्या डिक्रीज करेगा? डिक्रीजेस दी आयन इंटरेक्शंस को कम करता है, इंटरेक्शंस, एंड हेंस फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस की फ्री मूवमेंट बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होगा? कंसीक्वेंटली का मतलब भी इसलिए होता है, बट ये किसी वजह से होगा। कंसीक्वेंटली द कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा इवन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में आप वाटर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, एसीटेट आयंस में और H पॉजिटिव आयंस में टूटना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, जैसे ही पानी डालोगे और आयंस टूटेंगे, और आयंस टूटेंगे, और डाइल्यूट, और आयंस, और डाइल्यूट, और आयंस, तो आयंस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो वो थोड़े से भी पानी में किस में टूट जाएंगे, कंप्लीटली आयंस में टूट गए कि नहीं टूट गए, कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन है तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होगा, ऐसे ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन ऐसे है, तो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शंस तो हैं। तो जैसे ही वाटर डालेंगे तो वाटर डालने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक हो जाएंगी। वीक होने की वजह से उनकी फ्री मूवमेंट बढ़ जाएगी, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। क्लियर, वहां पे मैंने लिख भी दिया था, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस एंड इवन द आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज्यादा उनकी आयन की स्पीड होगी, जैसा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हुआ है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। Effect of dilution on K, specific conductivity on K, kappa, not K, this is kappa. Effect of dilution on specific conductivity. तो specific conductivity को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन, G into length per unit area, यही होता है। लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो ये है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इलेक्ट्रोड्स ले लिया, तो यहां से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। इनका एरिया कितना है इलेक्ट्रोड्स का, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इनकी ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो इनके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक और यूनिटी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हो, इट कैन बी 1 मीटर क्यूब एज वेल, वो कितना भी हो सकता है। आप यूनिट, बस यूनिटी होना चाहिए, दैट शुड बी द यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है, के जी एल ए, लेंथ पर यूनिट एरिया अगर कांस्टेंट है तो K इज इक्वल टू जी के बराबर नहीं आ गया क्या, अगर ये यूनिटी है तो। इसका मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, K इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूनिट है उसका कंडक्टेंस ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो भरा हुआ है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस तो थे। मान लो कि ये थे हमारे पास 10 आयंस थे, 10 आयंस वर देयर, ठीक है, या समझ लो 10 बच्चे इसमें घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, ये एक यूनिट वॉल्यूम है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालोगे तो क्या होगा, क्योंकि इसकी दीवारें एक सेंटीमीटर स्क्वायर की ये दीवार, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की ये दीवार, जैसे ही मैंने पानी डाला तो बाकी क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन बाहर भी तो जाएगा, तभी तो पानी ऐड होगा। जब पानी बाहर जाएगा तो उसके साथ कुछ आयंस भी बाहर जाएंगे। अब अगर मैं इसमें और ज्यादा सॉल्वेंट डाल दूं, वाटर डाल दूं, तो क्या होगा, इसमें से कुछ चीज बाहर चली जाएगी, तभी तो आएगा, अदरवाइज तो सॉल्वेंट आएगा ही नहीं। तो डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके अंदर और सॉल्वेंट डाला तो इसकी वजह से कुछ सॉल्यूशन बाहर चला गया, सॉल्यूशन के साथ कुछ आयंस भी चले गए, तो आयंस कितने रह गए, 8 रह गए। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी घटी के बढ़ी, तुम कहोगे सर आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी घट गई। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, ये डेफिनेशन होपफुली आप लोगों ने नोट कर ली होगी, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा साथ साथ। इसलिए ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ
of electrolytic solution of unit volume, hence on dilution some of the ions get removed from the cell along with electrolytic solution. So the number of ions in electrolytic solution decreases and hence the specific conductivity decreases. इसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दी है, याद रहे ये यूनिट वॉल्यूम में ही मेजर की जाती है, इसलिए आपको हमेशा इस चीज को पे फोकस रखना है कि कंडक्टेंस तो बढ़ेगा बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में ही थी, उसमें कोई ये नहीं है कि डायमेंशंस हम कितनी भी बढ़ा लें, इस दीवार को कितना भी बढ़ा लें, नहीं, हम नहीं कर सकते। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसको पहले वो पूरा भरा हुआ था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो जैसे उसको डाइल्यूट किया तो कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को बाहर निकलना था, जब वो बाहर निकला तो उसके साथ आयंस भी जाएंगे, सॉल्वेंट भी जाएगा और सोल्यूट भी जाएगा। सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकला तो उसके साथ आयंस चले गए, आयंस कम हो गए तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो वो तो घटी है और ये कंडक्टेंस बढ़ा है। क्यों, दोनों में डिफरेंस आपको शायद एक्सप्लेन हो गया होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस क्या था? मोलर कंडक्टेंस जो है या मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन, कितना ही भी सॉल्यूशन ले लेना यहां भी, V सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन having 1 mole of electrolyte, ब्रैकेट में और लिख देता हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, एंड प्लेस्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया है, प्लेस्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो आप सबको याद होगा ये डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था। ऐसे हमने एक सेल बनाई, ये थी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है। इसका मोलर कंडक्टेंस जो आया था G आया था इसका K के बराबर, फिर इसके ऊपर एक बिल्डिंग और बना दी, ठीक है, फिर आ गया था G आ गया था 2K, अब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते V सेंटीमीटर हाइट कर दी, ये 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया था, G आ गया था V इंटू K। इस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते अगर इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये बन गया मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अगर इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देते तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाता V इंटू K। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, आप चेक करोगे कि उनके आयंस बढ़ेंगे, यहां कोई लिमिट है नहीं, तो डाइल्यूट किया तो आयंस बढ़ गए, आयंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां से ये डेफिनेशन हो चुकी है। सो यहां लिख रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज अब इसको लैम्डा m इज इक्वल टू
K इंटू वी, अभी देखा हमने, या लैम्डा ई क्यू है तो वो भी K इंटू वी। तो क्या होगा, बिकॉज लैम्डा एन इज इक्वल टू K इंटू वी एंड ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करोगे तो क्या बढ़ेगा, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। भाई तुम इसमें और डाल दो, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने और पानी डाल दिया 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और डाल दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases and hence the, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, पहले एक चीज और बढ़ेगी, तो तुम कहोगे सर अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो K की वैल्यू तो घटेगी। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड K डिक्रीजेस, कापा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये घट रही है ये बढ़ रही है, तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीजेस। बट increase in volume is much more than decrease in kappa। so इसकी वजह से क्या होगा, so वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स ओवर, so वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स ओवर, किस पे डोमिनेट करता है जी, डोमिनेट्स ओवर कापा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंसीक्वेंटली मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases on dilution, increases on dilution पे ये दोनों के दोनों बढ़ेंगे। ठीक है जी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये इस इक्वेशन से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बताएंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, या फिर कंसंट्रेशन का इफेक्ट लिखता हूं यहां पे थोड़ी सी देर के लिए, इफेक्ट ऑफ concentration on molar conductance of electrolytic solution having strong or weak electrolytes, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है जी, तो ये है अब हमारे पास। अब ये वाला कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी बता देते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन से भी था और स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बार क्वेश्चन ये ही आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे कैसे बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर पहले डालते हैं इफेक्ट ऑफ concentration on molar conductance of electrolytic solution having strong electrolytes। ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार यही आ जाता है कि बताओ भाई मोलर कंडक्टेंस बढ़े तो होगी, दोनों ही केसेस में बढ़ेगी, अभी बता दिया, पर यहां पर कुछ अलग बात लिख दी है, कंसंट्रेशन। डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। अगर आपको मेरे समझ आई हुई पहला पार्ट सही से समझ में आ गया तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। डाइल्यूशन बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन कम होना, डाइल्यूशन घटना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ना, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो देखें भाई, एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में पूछे तो आपको सबको आंसर पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच, मैं पहले भी डेफिनेशन दे चुका हूं, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच dissociate almost completely at any concentration, किसी भी कंसंट्रेशन पे जो पूरे का पूरा अपने आयंस में टूट जाए, that is या are strong electrolytes, they are the strong electrolytes। for example like KCl है, NaCl etc, सारे आपको पता है साल्ट्स जो हैं, ज्यादातर जो साल्ट्स हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, दे आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके,
दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगा अब, तो एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स get dissociated completely even at very small dilution, जब बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाला है तो भी, दैट इज एट हाई कंसंट्रेशन, बहुत हाई कंसंट्रेशन जब सोल्यूट की है, जब नमक बहुत ज्यादा है तो भी वो पूरा टूटा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हेंस ऑन फर्दर डाइल्यूशन क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ा है, हेंस ऑन फर्दर डाइल्यूशन देयर इज नो एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सटेंसिव चेंज इन नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़े हैं, नंबर ऑफ आयंस, बट द आयन interactions get weaker and consequently, इसकी वजह से क्या होगा, and consequently the ionic motion या ionic mobility increases, इसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। देखो फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इवन एट वेरी स्मॉल डाइल्यूशन, जब उनमें बहुत कम वाटर डाला है तो भी वो पूरे के पूरे टूटे हैं, तो इसलिए फर्दर अगर हम डाइल्यूट करते हैं देयर इज नो एक्सटेंसिव चेंज इन नंबर ऑफ आयंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, बट द आयन इंटरेक्शंस गेट वीकर, जो आयंस इंटरेक्शन थी वो वीक होगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, सो अ वेरी स्मॉल increase in molar conductance is observed on dilution of electrolytic solution having strong electrolytes। तो strong electrolytes के केस में जब आप डाइल्यूट करोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज ऑब्जर्व होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। यही एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्यों भाई थोड़ा इंक्रीज क्यों हुआ, ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो आप कहोगे कि सर वो तो पहले ही पूरे के पूरे टूटे हुए हैं, तो हम जब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो उनकी आयन इंटरेक्शंस वीक हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ गया। क्लियर है? ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन इसकी क्या थी, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्वांटिटेटिव ये तो थी, क्वालिटेटिव हमने जो ऑब्जर्व किया उसको एक्सप्लेन कर दिया कंसेप्चुअली, अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में, क्वांटिटेटिवली the effect of concentration on molar conductance was explained by किसने एक्सप्लेन किया था, डिबाई, हक्कल एंड ऑनसेजर इक्वेशन, डिबाई, हक्कल एंड ऑनसेजर इक्वेशन, इसको डीएचओ इक्वेशन भी बोल देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएचओ इक्वेशन। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोगों के लेवल पे इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते, बट जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो है कि डीएचओ इक्वेशन पे, एक नहीं है कई सारी वीडियोस हैं, आप लोग वो देखें।
अगर उसमें से आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो सकती है, बट उसके लिए भी आपको कई सारे कंसेप्ट आने चाहिए। रिलैक्सेशन इफेक्ट है, एसिमेट्रिक इफेक्ट है, ये पता होंगे, हालांकि वहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग पेशेंसफुली वो सुन सकते हो, बट डिटेल इसकी आपको एमएससी में मिलेगी, डेरिवेशन। तो डीएचओ इक्वेशन क्या है? दिस इज लैम्डा एम सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, ये 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर ऐसे, लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी, ये है इक्वेशन हमारी डीएचओ, डिबाई एप्सिलॉन सेचर इक्वेशन। इसके बेस पे भी हम मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन कंसंट्रेशन पे बेस बता सकते हैं। क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ डीएचओ इक्वेशन। तो वो तो एक बात थी, इसके बेस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा एम सी लिखूं तो ये क्या है, एक बार सारी टर्म्स लिख देता हूं। दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, ये कंसंट्रेशन C है, कोई भी कंसंट्रेशन है, बट दिस इज नॉट अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। लैम्डा एम नॉट मैं पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कुछ बुक्स इसको लैम्डा एम के ऊपर इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। इट इज बेटर टू राइट 0 इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी। 0 लिखेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन ये है इलेक्ट्रोलाइट की इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो वो 0 हो जाती है, नॉट इन्फिनिटी, बट क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कह रहे हैं तो वो इस कंडक्टेंस के लिए कह सकते हैं। मैं बताऊंगा इसको क्यों बोला गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैं ऊपर लिख चुका हूं। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज दिस वन, एंड B इज द कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, डीएचओ कांस्टेंट बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप से मतलब है, जैसे NaCl है तो ये क्या है, ये 1:1 है, इनकी वैलेंसी सेम है, बट कैल्शियम क्लोराइड ले लो तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये 2:1 वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इन पे डिपेंड करेगी B की वैल्यू। और इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आप पोलर ले रहे हो, कैसा यूज करते हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू और टेम्परेचर, इन चीजों पे डिपेंड करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों पे अगर आप टेम्परेचर बदल देते हो तो भी कंडक्टेंस बदल जाएगी, आप सॉल्वेंट बदल देते हो तो भी B की वैल्यू बदल जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस भी बदल जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की टाइप NaCl की बजाय KCl ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट अगर NaCl की बजाय कैल्शियम क्लोराइड ले लोगे तो B की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से तो डीएचओ इक्वेशन अब क्वांटिटेटिवली कैसे एक्सप्लेन कर रही है, ओके चलो मिटा दिया। अब तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ही केस चल रहा है। एक दो चीज और बता दूं कि डीएचओ इक्वेशन जो है इट इज एप्लीकेबल, डीएचओ इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो देखें लैम्डा एम सी इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, लिख सकते हैं ना, पहले लैम्डा एम नॉट, तो ये क्या है, सो डीएचओ इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, सो व्हेन अ ग्राफ इज plotted between lambda m molar conductance at any concentration C, हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे ले लें, बट क्या नहीं लेनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लेनी है, एंड अंडर रूट ऑफ C, तो ये x एक्सिस पे आएगा ये, देन वी ऑब्टेन
ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको विद नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप के साथ मिलेगी, और वो नेगेटिव स्लोप ये है, दिस इज द स्लोप m स्लोप दैट इज -b, ये मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस decreases with increasing concentration of electrolyte in electrolytic solution। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो दिस इज लाइक दिस। आप जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे, दिस इज लैम्डा mc, इसकी यूनिट क्या होगी? दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पहले आपको पता है। और यहाँ पे दिस इज कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे मान लिया कि ये वैल्यू है 10 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रही है। ये 1 मोलर है, ये 2 मोलर है, ये 3 मोलर है, ये 4 मोलर है, ये 5 मोलर है, एंड लाइकवाइज इट इज इंक्रीजिंग। मोलरिटी कंसंट्रेशन मोलर में लेंगे हमने, मोल्स पर लीटर। अब क्या होगा? कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से हमेशा भी बताया इलेक्ट्रो कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है। बट डाइल्यूट करते चले जाओ तो आयंस बढ़ेंगे, और आयंस बढ़ेंगे तो उनकी फ्री मूवमेंट बढ़ेगी, और फ्री मूवमेंट बढ़ेगी तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बढ़ता जा रहा है, ये यूं। तो क्या देखा गया? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स linear variation is observed at low concentration। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ लो कंसंट्रेशन पे, यहां तक मान लो ये लो कंसंट्रेशन पे ये एप्लीकेबल है, लो कंसंट्रेशन। बट एट हाई कंसंट्रेशन के ऊपर नो स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड। आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ऐसे घट रही थी, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, नेगेटिव स्लोप भी है, और इसके बाद वो ऐसे हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आनी चाहिए थी ना, ऐसे आती, बट ये ऐसे नहीं आई। तो इससे साफ मतलब है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो घट तो रहा है। लाइक दिस इज केसीएल के केस में कंसंट्रेशन बढ़ रही है इधर, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस घटता जा रहा है विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। क्यों? और ये इधर क्या हो रहा है? इस तरफ अगर देखेंगे तो डाइल्यूशन है भाई, जिधर कंसंट्रेशन बढ़ती है उधर डाइल्यूशन घटता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में ये डाइल्यूट हो रही है। तो डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? आयंस बढ़ेंगे, जिस वजह से क्या होती जा रही है? कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये है, ये क्यों है ऐसा? स्ट्रेट लाइन नहीं हुई क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, हाउएवर द स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ कैन बी एक्सट्रापोलेटेड। आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो, एक्सट्रापोलेटेड टू obtain मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए, आप इसको क्या करो? ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी हमारी, स्ट्रेट लाइन यूं आनी चाहिए थी। तो इसको अब एक्सट्रापोलेट करो। तो यहां पे एक्सट्रापोलेट करने के बाद यहां कंसंट्रेशन 0 होगी ना, ऑलमोस्ट 0 होगी, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी? दिस इज लैम्डा m नॉट, एंड इट इज हाईएस्ट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट तब आएगी जब वो कंसंट्रेशन 0 होगी।
इसीलिए कुछ लोग इसको लैम्डा m इंफिनिटी भी लिखते हैं, दे यूज इंफिनिटी फॉर द मोलर कंडक्टेंस, क्लियर है, नॉट फॉर द कंसंट्रेशन। पर क्योंकि हम लोग c लिखते आ रहे थे यहाँ पे, इसलिए आप लोग 0 ही लिखें, सिमेट्री रहेगी। आप लोग चाहें तो वो भी लिख सकते हो लैम्डा m इंफिनिटी। तो दिस इज एन इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट इज c, तो दैट इज लैम्डा m नॉट, तो ये लैम्डा m नॉट आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो however the straight line of graph can be extrapolated to obtain lambda m naught for strong electrolytes। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप क्या निकाल पाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। होपफुली क्लियर है। क्यों भाई, मैंने क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या दी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो टूटे हुए थे पहले ही, पर जैसे ही डाइल्यूट किया तो आयन आयन इंटरेक्शंस वीक हो गए, जिससे उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। अब आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, पर क्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा ना, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, तो ऐसा हमने DHO इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, डिबाई-एक्कल-ऑनसेजर इक्वेशन पे बेस्ड, कि जब हम लैम्डा m वर्सेस c बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा विद नेगेटिव स्लोप, और ये क्या देगा हमें, दिस विल गिव यू द टेंजेंट थीटा, और यही तो स्लोप है, और ये क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव स्लोप है, दैट इज b। तो इसके स्लोप से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस इज अबाउट इट, मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैविंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगला आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस लेते हैं भाई। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, the electrolytes which never ionize completely on dilution, completely at any concentration, किसी भी कंसंट्रेशन पे वो पूरी तरीके से ना टूटें, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, दे आर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कभी भी पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होंगे। तो जब इनको डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन दे मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ionize up to some extent, and hence number of ions increases on dilution। जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन पहले लिख दिया था, तो ऑन डाइल्यूशन दे आयनाइज अप टू सम एक्सटेंट, वो कुछ एक्सटेंट तक टूटेंगे, एंड हेंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आयंस बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, कंसीक्वेंटली मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन या फिर ऑन decreasing concentration of electrolyte in electrolytic solution। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगी, वैसे वो कैसे घटेगी, डाइल्यूट करने पे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ, ऑन डाइल्यूशन और था ये, दिस इज और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब दूसरी एक अहम बात, तो ये भी बढ़ेगा डाइल्यूशन से। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयंस बढ़ते हैं जैसे जैसे करेंगे। बट याद रहे, एज द आयनाइजेशन और डिसोसिएशन of weak electrolytes is much lesser than the, किससे कम है, is much lesser than the strong electrolytes से कम है, hence molar conductance of electrolytic solution
solution having कैसा weak electrolytes, molar conductance of electrolytic solutions having weak electrolyte is lesser than, having weak electrolytes is lesser than, किससे कम है भाई, lesser than molar conductance of strong molar conductance of electrolytic solution having strong electrolytes जिनके पास है उनसे नीचे आएगा। तो यहां से शुरू होगा, मतलब कहीं नीचे से, नॉट फ्रॉम अबव या इसके साथ से नहीं होगा, इसके नीचे से शुरू होगा। ठीक है, क्लियर है? ये इसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है उसी कंसंट्रेशन पे और इसका कम रहेगा। ठीक है, unlike strong electrolytes, the lambda mc versus under root c graph is not a straight line for the electrolytic solutions having कैसा, having weak electrolytes। ऐसा नहीं आएगा ग्राफ जैसा कि यहां पे आपके पास आया है। even at very low concentration or high dilution, जब आप बहुत ज्यादा सॉल्वेंट डाल चुके हो सॉल्यूशन में, very high dilution, there is steep increase in molar conductance of weak electrolytes में steep increase आपको दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? like this, यूं बढ़ेगा, और जैसे ही डाइल्यूट हुआ बहुत ज्यादा तो ये यूं जाएगा। ठीक है, यूं बढ़ेगा। दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो इसका मतलब जो DHO इक्वेशन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे, लो कंसंट्रेशन पे वो एप्लीकेबल है। आप लोग देख सकते हो इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो डाइल्यूशन बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और लो कंसंट्रेशन पे ये बिल्कुल बढ़ता चला गया ऐसे। ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस। तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए lambda mc versus under root c graph is not a straight line for weak electrolytes। याद रहे, मैं weak electrolytes लिख तो दिया, but actual में it should be written as for electrolytic solutions having weak electrolytes। तो थोड़ा टाइम बचा रहे हैं। lambda mc versus under root c graph is not a straight line for weak electrolytes, hence it cannot be extrapolated। आप इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो, extrapolated to obtain lambda m naught for weak electrolytes। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप लैम्डा m नॉट, अब देखो मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें। तो मैं इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, तो क्या ये कभी भी इसको टच कर रहा है क्या? जब कंसंट्रेशन 0 आएगी तो नहीं कर रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लैम्डा m नॉट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बट क्या आप लैम्डा m नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैलकुलेट कर सकते हो? तो हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? तो लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम कैसे मेजर करेंगे? फॉर बाय यूजिंग द कोलरस लॉ। तो अगला जो टॉपिक रहेगा, जो अगला वीडियो रहेगा, वो कोलरस लॉ पे बेस्ड रहेगा। मैं चाह तो इसी में रहा था, बट क्योंकि काफी लेंथी हो गया, मैंने हर पॉइंट क्लियर किया है। सभी स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं। हो गया बस, आज का जो काम था अपना, इस वीडियो का जो लेक्चर था वो हो गया।
सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या सीखा तो कंक्लूड कर लेते हैं। मैं फिर से कह दूं बच्चों के, जब भी मेरा वीडियो देखो तो लास्ट पार्ट जरूर देखा करो। उसकी वजह ये है कि आपको पीछे का पढ़ा हुआ सारा का सारा रिवाइज हो जाता है। कंक्लूजन क्या पढ़ाया भाई आज हमने? आज हमने पढ़ाया हमने पढ़ाया था क्या? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन किसके ऊपर? अब सभी पे लिख देते हैं यहाँ पे जो भी चीज हमारे पास थी। क्या था? पहला कंडक्टेंस, फिर था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और फिर था मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सेम था। तो जी की वैल्यू इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से बढ़ेगी। दिस डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये आप लोगों को पढ़ना है किस किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। हालांकि ये भी एक लाइन तो लिख लें, इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। कुछ ना आए तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हो, इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए थे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। जैसे ही डाइल्यूट किया तो ये आयंस बढ़ गए, कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों घटी थी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से ये हुआ था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये बढ़ा, क्यों बढ़ा था? ड्यू टू डिक्रीजिंग आयन इंटरेक्शंस, आयन इंटरेक्शंस कम हुई थी इस वजह से। और ये क्यों बढ़ा था? क्योंकि इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन। जब उसको डाइल्यूट किया तो आयंस बढ़े थे, इस वजह से ये बढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऊपर लिख देता हूं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय DHO इक्वेशन, लैम्डा mc माइनस b अंडर रूट c प्लस लैम्डा m नॉट। So this is a straight line equation y mx plus c। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एप्लीकेबल है, और वो भी लो कंसंट्रेशन के ऊपर। तो एक ग्राफ बनाया था हमने, लैम्डा m c वर्सेस अंडर रूट c। इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर डाइल्यूशन। तो ये लो कंसंट्रेशन पे तो लीनियर वेरिएशन दिखा रहा था, बट फिर ये नॉन लीनियर हो गया। तो इसको जैसे ही हमने क्या किया, बढ़ा दिया, एक्स्ट्रापोलेट, तो यहाँ पे लैम्डा m नॉट आ गया था फॉर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं एज कंपेयर टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए ये नीचे आएगा, इससे कम मोलर कंडक्टेंस होगा, एंड इट इज नॉट फॉलोइंग दी DHO इक्वेशन। तो ये लीनियर वेरी नहीं कर रहा, तो इसलिए लैम्डा m नॉट वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ से हम नहीं बना सकते, DHO इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कोलरश लॉ की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो देख सकते हो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाया आज आपको। तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया होगा हार्डली, और तुम्हें आंसर भी इतने ही लिखने हैं जितना ये मैंने बताया। तो ये 5 मिनट का काम था, बट पूरी चीजों को एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। तो अब अगला जो वीडियो है दैट इज कोलरश लॉ। कोलरश लॉ पे पूरा एक वीडियो चलेगा, वो भी थोड़ा लेंथी वीडियो रहेगा, तो 1 घंटे का मिनिमम चलेगा ही चलेगा। तो बस उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल्स पे आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।